स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। देयर इज़ एन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ मोर शॉपिंग मीन्स मोर मनी स्पेंट। जितनी ज़्यादा शॉपिंग आप करेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू विल बाय 2 shirts द कॉस्ट विल बी 300 एंड इफ़ यू विल बाय 4 shirts द कॉस्ट विल बी 600। इसका मतलब यह है कि अगर शर्ट्स की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो साथ उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है। यानी अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हों या दोनों ही चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हों तो इसका मतलब है ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयर इज़ एन एग्जाम्पल, मोर पीपल एट अ पार्टी मीन्स मोर पिज़्ज़ाज टू बी ऑर्डर्ड। यानी एक पार्टी में अगर आप ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं तो आपको ज़्यादा पिज़्ज़ाज ऑर्डर करवाना पड़ेंगे। इफ़ यू विल कॉल 12 चिल्ड्रन एट अ पार्टी then you will need 6 pizzas, and if you will invite 20 children at a party then you will need 10 pizzas। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे चिल्ड्रन कम थे तो पिज़्ज़ाज भी कम थे, और अगर चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा हो गए हैं तो पिज़्ज़ाज भी ज़्यादा हुए। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन भी इंक्रीज़ हुई है और नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ाज भी इंक्रीज़, यानी दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो जब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हों या दोनों ही डिक्रीज़ हो रही हों तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। द फास्टर अ बोट ट्रेवल्स द लेस टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन बाय अ स्पीड बोट टू क्रॉस द रिवर इज़ इक्वल 10 मिनट। टाइम टेकन बाय अ रोइंग बोट टू क्रॉस द रिवर इज़ इक्वल 40 मिनट। यानी एक बोट जो है वो अगर बहुत तेज़ी से सफ़र करती है, यानी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रिवर को जल्दी क्रॉस कर लेगी। और अगर बोट की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है तो वो ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक स्पीड बोट, चूँकि उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, स्पीड बोट जो है उसको रिवर क्रॉस करने के लिए 10 मिनट्स लगेंगे, जबकि जो रोइंग बोट है उसकी स्पीड स्लो होती है तो उसको रिवर क्रॉस करने में 40 मिनट्स लगेंगे। यानी इससे ये बात समझ आ रही है कि अगर बोट जो है उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी तो टाइम जो है वो डिक्रीज़ होगा, और अगर बोट की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी तो टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसमें क्या है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, और अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। तो यही है इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड एग्जांपल इज़ मोर पीपल वर्किंग ऑन अ टास्क मीन्स लेस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। यानी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर ज़्यादा लोग जो हैं वो करेंगे काम, यानी कि अगर ज़्यादा लोग उस टास्क को करेंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा, और अगर कम लोग जो हैं एक टास्क को करेंगे तो उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 man पेंट्स अ रूम इन 2 hours। अगर एक आदमी एक रूम को पेंट करता है और उसको 2 hours लगते हैं, और उसी रूम को अगर 2 men जो हैं वो पेंट करेंगे तो 1 hour लगेगा, और फिर अगर 3 men उसको पेंट करेंगे तो 2/3 hours लगेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, अगर कम आदमी एक काम को करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा आदमी काम को करेंगे तो कम टाइम लगेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैन डिक्रीज़ होंगे तो टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगा, अगर मैन जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो टाइम जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इसमें एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और दूसरी जो है वो डिक्रीज़ होती है, और अगर एक डिक्रीज़ होती है तो दूसरी इंक्रीज़ होती है। जैसा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों ही क्वांटिटीज़ या तो इंक्रीज़ होती हैं या फिर दोनों ही डिक्रीज़ होती हैं, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में
एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी इंक्रीज़ होती है। आई होप you will understand that what is direct proportion and what is inverse proportion. Now I will tell you the definitions of these two terms. Now come to the next page, page number 52. There is definition of directly and inversely. ठीक है, when increase or decrease in one quantity also causes an increase or decrease in the other quantity, the quantities are said to vary directly. जब एक चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है या डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है, तो वो दूसरी क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की वजह बनती है। तो ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेरी डायरेक्टली। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी डिक्रीजेज और इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी, दे आर सेड टू वेरी इनवर्सली। यानी जब एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है या इंक्रीज़ हो रही होती है और दूसरी क्वांटिटी जो है, यानी जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है और दूसरी डिक्रीज़ होती है, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी इंक्रीज़ होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेरी इनवर्सली। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल कम टू आवर एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 6A. Students, now come to page number 58. There is exercise 6A. The statement is, which of the following quantities vary directly? इन स्टेटमेंट्स को आपने गौर से पढ़ना है और आपने देखना है कि वो वेरी डायरेक्टली हैं या इनवर्सली। स्टेटमेंट ए इज़ पैरामीटर एंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। यानी एक पॉलीगॉन जो है, एक शेप है, उसकी लेंथ और उसका पैरामीटर। अब आप देखें, फ़र्ज़ करें आप एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो क्लोज़ होती हैं। ठीक है, अगर आप उसकी एक साइड को इंक्रीज़ करते हैं, यानी उसकी साइड की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जब उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका पैरामीटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप साइड की लेंथ को डिक्रीज़ करते हैं तो उसका पैरामीटर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो पैरामीटर भी इंक्रीज़ होगा, और अगर लेंथ डिक्रीज़ होगी तो पैरामीटर भी डिक्रीज़ होगा। तो इसका क्या मतलब है, दोनों ही क्वांटिटीज़ या तो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। तो जब दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली। ठीक है, तो इसके सामने हम लिख देंगे डायरेक्टली। बी statement is area of a triangle and its height, same as statement A. When we will draw a triangle, if we will increase the height of a triangle, the area will also be increased, and if we will decrease the height of a triangle, the area will also be decreased. सेम जैसा कि एग्जाम्पल ए थी कि अगर हम ट्राइंगल की हाइट जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं तो एरिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम हाइट को डिक्रीज़ करते हैं तो एरिया भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये दोनों ही चीज़ें या तो इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। तो ये क्या होगा? वेरी डायरेक्टली। अंडरस्टैंड? Okay, next one is cost, price and profit if the selling price is fixed. किसी भी चीज़ की अगर सेलिंग प्राइस जो है वो बिल्कुल फिक्स होती है तो उसकी कॉस्ट प्राइस और उसका प्रॉफिट क्या होगा? आप देखिए कि अगर कॉस्ट किसी भी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है तो उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो चीज़ जितनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, अगर हम वो सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट हमें कम होगा, और जो चीज़ जितनी ही ज़्यादा चीप होगी उसका प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा।
यानी इसमें यह है कि अगर कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर कॉस्ट प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये कौन से प्रपोर्शन होगी? वेरी इन्वर्सली। नेक्स्ट वन इज़ डी, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये भी आप देखें कि अगर किसी भी टाउन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं किसी टाउन में, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, और अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ही ज़्यादा होगी उसमें फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं, और जितनी ही उसकी पॉपुलेशन कम होगी उसकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी? वेरी इन्वर्सली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ हाइट ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज शर्ट साइज़। कहते हैं कि बच्चे की हाइट और शर्ट का साइज़। तो ये आपको अच्छी तरह से ये पता है कि अगर बच्चे की हाइट ज़्यादा होगी तो शर्ट भी बड़े साइज़ की होगी, और अगर बच्चे की हाइट जो है वो छोटी होगी तो शर्ट का साइज़ भी छोटा होगा। ठीक है, यानी अगर बच्चे की हाइट इंक्रीज़ होगी तो शर्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, अगर बच्चे की हाइट डिक्रीज़ होगी तो शर्ट का साइज़ भी डिक्रीज़ होगा। यानी इसमें दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हैं। तो ये कौन सी प्रमोशन होगी? वेरी डायरेक्टली। नेक्स्ट वन, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एंड अमाउंट ऑफ सनलाइट इट गेट्स। कहते हैं प्लांट की जो ग्रोथ है वो, और सनलाइट की जो अमाउंट है जो उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। अब आप ये देखें, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी प्लांट को ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और अगर उसको कम अमाउंट में सनलाइट मिलती है तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है, अगर सनलाइट ज़्यादा होती है तो प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, अगर सनलाइट कम होती है तो प्लांट की ग्रोथ भी कम होती है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? दोनों चीज़ें या इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर डिक्रीज़ हो रही हैं। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है? वेरी डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स एंड देयर सम। आपको पता है प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, और सम का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना। आपको पता है जब हम दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी उनकी जो उसमें इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और अगर हम टू होल नंबर्स को प्लस करते हैं तो तब भी वो इंक्रीज़ होती है अमाउंट। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, अगर टू होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी अमाउंट इंक्रीज़ होगी, और अगर हम दो होल नंबर्स का सम मालूम करते हैं तो तब भी अमाउंट इंक्रीज़ होगी। तो आपको पता चल गया कि इसमें भी दोनों ही चीज़ें या तो डिक्रीज़ हो रही हैं या इंक्रीज़ हो रही हैं। तो देन व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ओके, लास्ट वन इज क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स एंड द डिवाइज़र। आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 9s आर 45। ठीक है, ये जो ऊपर जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ये क्वोशिएंट होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है, और कोई नीचे अगर कुछ बच जाता है तो वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये जब क्वोशिएंट जो है वो बड़ा होता है तो जो डिवाइज़र है वो छोटा होता है,
और जब डिवाइज़र जो है वो छोटा होता है तो कोशेंट जो है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चंस अगर डिवीजन के किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप डिवाइज़र जो है वो किसी भी अमाउंट को अगर डिवाइड करते हैं तो अगर डिवाइज़र छोटा है तो ऑटोमेटिकली कोशेंट जो है वो बड़ा होगा, और अगर कोशेंट बड़ा होता है तो डिवाइज़र जो है वो छोटा होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि अगर ये इसमें ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, और अगर ये इंक्रीज़ होगा तो कोशेंट डिक्रीज़ होगा। तो फिर ये कौन सी प्रपोर्शन होगी? इट विल बी वेरी इनवर्सली। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप देखें स्टेटमेंट है, अ वीवर टेक्स 45 days टू वीव 3 पश्मीना शॉल्स। हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू वीव 90 सच शॉल्स। यहाँ पे आप देखें कि एक शॉल्स बनाने वाला जो है वो क्या करता है, 45 डेज़ में कितनी शॉल्स बनाता है? 3 पश्मीना शॉल्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पे 45 डेज़ हैं और 3 शॉल्स हैं। तो वो कहते हैं अगर उसने 90 शॉल्स बनानी हो तो फिर वो कितने दिनों में बनाएगा। अब ये हम खुद इमेजिन करेंगे कि अगर 3 शर्ट्स उसने 45 डेज़ में बनाई हैं तो 90 शर्ट्स फिर ऑब्वियसली वो ज़्यादा दिन लगेंगे। यहाँ पे शर्ट्स कम थी तो कम डेज़ थे, यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर शॉल्स कम थी तो डेज़ ज़्यादा थे, और यहाँ पे अगर शॉल्स ज़्यादा हो गई हैं तो ऑब्वियसली डेज़ भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर शॉल की जो नंबर ऑफ़ शॉल है वो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो नंबर ऑफ़ डेज़ भी इंक्रीज़ होगा। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शन से। तो अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, सबसे पहले हम लिखेंगे डेज इज इक्वल शॉल्स। ठीक है, तो डेज कितने थे? 45, और शॉल्स कितनी थी? 3। नेक्स्ट उन्होंने कितनी शॉल्स? 90 शॉल्स उन्होंने कहा है कितने डेज़ में बनाएंगे। जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है, जो हमें पता नहीं होता, उसकी जगह पे हम लिख देते हैं एक्स। सबसे पहले उसने क्या किया, यानी 45 डेज़ में उसने 3 शॉल्स बनाई, तो 90 शॉल्स वो कितने डेज़ में बनाएगा? वी डोंट नो अबाउट द डेज, सो दैट वी विल राइट एक्स हियर। ओके, you can see that number of shawls is increases, so that number of days will also be increase। ये हम खुद से गैस करेंगे कि अगर शॉल्स जो हैं वो 90 हैं तो डेज़ भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ यानी शॉल जो है उसके नंबर में भी इजाफा हो रहा है तो साथ डेज़ में भी इजाफा हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब दोनों नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम इनको नीचे वालों को ऊपर वालों से डिवाइड करेंगे और हमारे एरोज़ अप जाएंगे। अप का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़, यानी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सो दैट हम लोग जो हैं एरो ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम नीचे वालों को ऊपर वालों से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, एक्स डिवाइडेड 45 इज इक्वल 90 डिवाइडेड 3। अब x को हम इस साइड पे रहने देंगे। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 3 है। अब ये 45 जो है यहाँ पे डिवीजन का है, तो जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का। अब आप इस 3 को 45 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं और 90 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कैंसिल करते हैं 90 के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0। x इज इक्वल 30 मल्टीप्लाई 45। ठीक है, x इज इक्वल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम 30 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 3 ज़ा 15, 4 0 0, 4 3 ज़ा 12, 0 5 3 1। The answer is 1305
50 डेज़। ठीक है, अब आपको पता चल गया 45 डेज़ में उसने 3 शॉल्स बनाई हैं, तो 90 शॉल्स कितने डेज़ में बनाई? 1350 में। आप देखें यहाँ पे अगर शॉल्स की तादाद में इजाफ़ा हुआ है तो डेज़ में भी इजाफ़ा हुआ है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़।